हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो होगा आपका क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का। वो हम टॉप पाँच क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। पांच टॉप क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, और ये पांच क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। वीवीआई प्रश्न हम इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 11th के बाद 12th का तैयारी इसके ऊपर करवाया जाता है, और मॉडल पेपर आता है, उसका सभी का सॉल्यूशन अपने भाषा में करवाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि 11 के बाद 12 में भी आपको काम देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोज़ाना की ज़िंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नए घर का संबंध मूल परिवार से था, ठीक है, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म की पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घरों की मांग पैदा की। और अब देखिएगा, ध्यान में रखिएगा यहाँ से कि आगे क्या कहता है कि 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 एन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 एन माहवार की किस्तें पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। नए मध्यम वर्ग परिवार ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीके का लुत्फ उठाया। क्या हुआ कि जैसे जैसे पहले था कि जैसे अभी इंडिया में होता है कि यहाँ के एक घर के परिवार, एक मुखिया होते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में पूरे घर के लोग होते हैं, ठीक है। मुखिया जो होते हैं, घर के मुखिया, उन्हीं के कंट्रोल में पूरे घर के लोग होते हैं, जो कहते हैं उन्हीं का बात माना जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ के लोग में समझदारी विकसित हुआ, बदलता गया और बदलाव हुआ, तो ये हुआ कि पति पत्नी दोनों कमाने लगे, दोनों कमाते थे, और जीने का तरीका, रहने का तरीका, अलग अलग तरीका उसने उत्पन्न किया, ठीक है, मनोरंजन पैदा किया। 1920 के दशक में जब कंपनी जापान में गई, तो जापान में कि वहाँ पे गया है कि तो उसने 200 एन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 एन माहवार की किस्त पर लोगों को किस्त, जैसे में कि वहाँ पे 200 एन आप डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, उसके बाद 10 साल तक लगातार आप 12 एन दीजिए, ठीक है, किस्त के रूप में, और आप सस्ते मकान आप ले जाइए। ये नए मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कोपरनिकस क्रांति क्या थी। ये वीवीआई प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। पूरे वीवीआई वीवीआई इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए कोपरनिकस क्रांति क्या थी उसको समझ लीजिए। कोपरनिकस 1473 से 1543 ने घोषणा, जो कोपरनिकस है वो 1473 से 1543 तक बचे थे, ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसने कहा कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो पूर्व की मान्यताओं के विपरीत थी। जो पूर्व के लोग, जो पहले जो लोगों ने मानता था, उनके विचारधारा, इसके विचारधारा अलग अलग थे, ठीक है। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो पूर्व की मान्यताओं के विपरीत थी। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। उनका, ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी एक जगह पे स्थिर है और खगोलीय ग्रह चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। कोपरनिकस के सिद्धांत के पश्चात केपलर जो है वो 1571 से 1630 ईस्वी में 30, और गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत के तथ्यों को सिद्ध किया। तो यही है कोपरनिकस क्रांति। तो कोपरनिकस के द्वारा बताए गए विचारधारा या बताए गए घोषणा के कारण ही जो क्रांति उत्पन्न हुआ, उसी को कोपरनिकस क्रांति कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने दिमाग में लोड कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नया क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे नया क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि मेजी पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1867 से 68 में जापान में शोगुन तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया।
और इसके स्थान पर नए अधिकारी तथा सलाहकार सामने आए। ये लोग जापान सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर से सर्वोसर बन गया। उसने मेजी की उपाधि धारण की। जापान के इतिहास के इस घटना को मेजी पुनर्स्थापन कहा गया है। मतलब क्या है कि जब उसने शोगुन तोकुगावा वंश का शासन समाप्त करके वहाँ के सलाहकार और नए अधिकारी ने फिर से वहाँ पे सम्राट के नाम से वहाँ पे राज्य शासन करने लगे, तो वही उसी को फिर से कहते। जब उनके जो था शोगुन के शासन समाप्त करके ये सब फिर वहाँ पे शासन करने लगे, तो वही है पुनर्स्थापन। ठीक है, कहा जाता है, इसी को शासन को पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक, तो इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना झिंग राजवंश कैसे किए। ठीक है, तो ये कैसे किए हैं वो आपको बताते हैं, समझिए। सबसे पहले पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए झिंग राजवंश ने निम्न उपाय किए। क्या क्या किए? पहला, प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ किया। जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसने आधुनिक किया और उसको निश्चित किया। सैनिक का नए रूप में गठन किया गया और उसे नए तकनीकी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है। 2, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीतियां बनाई तथा छात्रों को नए विषयों में प्रशिक्षण करने के लिए विदेश भेजा गया। ठीक है। और देखिए यहाँ पे चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना को जगाने के उपाय किए गए। स्थानीय विधायकों का भी गठन किया गया। इस कारण से यहाँ पे जो है पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश गई चुनौतियों का सामना किया। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे एक ना एक प्रश्न फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 2 नंबर वाले प्रश्न आ सकते हैं या फिर आपका 3 नंबर वाले प्रश्न तो इससे फिक्स है या फिर 2 नंबर वाले फिक्स ही होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कारकों और इसके आविष्कारक का नाम बताइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हुआ था 18वीं शताब्दी के में महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारकों का नाम भी और तिथियाँ भी हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप रट जाइए, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इसको रट जाइए। ठीक है, लेकिन जरूर याद कीजिएगा। ये आविष्कारक और मशीन एवं वर्ष। ठीक है, तो आविष्कारक का क्या नाम है? जॉन के जो फ्लाइंग शटल जो है 1733 में, जो आपका ये सेट नंबर 3 में शायद ये क्वेश्चन या सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो जॉन के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के, जो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। जेम्स हारग्रीव्स जो है स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किया है कब? 1765 में। रिचर्ड आर्कराइट जो है वाटर फ्रेम का आविष्कार किया है 1769 में। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया 1769 में। फिर इसने सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया है 1779 में। और एडमंड कार्टराइट पावर लूम का आविष्कार किया 1787 में। ठीक है, ये आपका 5-6 इसमें हम लिख दिए। इसमें से आपको क्वेश्चन में दिया गया था 5, लेकिन 6 यहाँ पे है। तो इस 6 को आप अच्छे तरीके से क्या करना है? याद कर लेना है। इस 6 में से ही 2 नंबर का प्रश्न फिक्स है दोस्तों। 2 नंबर या 5 नंबर 3 नंबर माफ़ कीजिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि ये इतने याद करते हैं तो आपके 5 नंबर आप उठा सकते, 3 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन था। ये 5 में से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भी आए, बहुत देर के बाद हम बहुत एनालिसिस किए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आप नहीं कुछ पढ़े हुए तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।